तो क्या हाल है आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने करके मौज काट रहे होंगे। तो देखिए जो इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव होता जा रहा है। और रिसेंटली यहाँ पर इसराइल ने एक रेफ्यूजी कैंप की बॉम्बिंग कर दी, यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने तो अपनी पहले ज़मीन छोड़ चुके थे, यानी कि उनको अपनी ज़मीन से भगा दिया गया था, लेकिन जहाँ पे वो रेफ्यूजी के रूप में रह रहे थे वहाँ पर भी उनके ऊपर बम बरसा दिए गए, जिसमें यहाँ पर कई सारे लोगों की मौत हुई। और जो फ़लस्तीनियों की जो मौत का आंकड़ा है वो 9,000 से भी ज़्यादा, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसराइल है वो ग्राउंड ऑफेंसिव भी कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मरने वालों की जो तादाद है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आने वाली है, बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो सामने निकल कर आएगी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और यहाँ पर अगर देखा जा रहा है तो ये तो लड़ तो दो देश रहेंगे, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है वो इसराइल और हमास के बीच में हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पार्टियाँ हैं जैसे कि लेबनान से यहाँ पर जो हिजबुल्ला काम करता है वो यहाँ पर अक्सर इसराइल के ऊपर अटैक करता था, क्योंकि यहाँ पर जो लेबनान का जो हिजबुल्ला है वो यहाँ पर इसराइल के एग्जिस्टेंस को मानता नहीं, और वो ये मानता है कि जो इसराइल है वो यहाँ पर ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा करके बैठा हुआ है फ़लस्तीनियों की, और फ़लस्तीनियों को ये जो जगह है वो वापस देनी होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगना कोई इम्पॉसिबल ही है ये तो, क्योंकि ये जो ज़मीन ले ली इसने तो ले ली, और इसके पीछे यहाँ पर अमेरिका का पूरा सपोर्ट, पूरा यूरोप का सपोर्ट, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इन सब का सपोर्ट यहाँ पर इसराइल को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसराइल के जो हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा देश जिसकी बाउंड्री मिलती भी नहीं है और वो भी लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, उस देश ने यहाँ पर इसराइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया है। दरअसल यहाँ पर वॉर डिक्लेयर करना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन यहाँ पर उसने अटैक करना शुरू कर दिया, और मैं बात कर रहा हूँ यमन की। अब देखिए यमन जो है वो देश, एक देश क्या हूँ या फिर बर्बाद देश क्या हूँ, यह आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखा जाए तो यमन में 2014 से सिविल वॉर चल रही है, और यमन जो है वहाँ पर जो सरकार है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसको जो कंट्रोल करते हैं वो हूती रेबल्स करते हैं, हूती विद्रोह करते हैं, और हूती रेबल्स को जो सपोर्ट देता है वो यहाँ पर ईरान देता है। और यहाँ पर रिसेंटली के पास से कुछ मिसाइल इसराइल की तरफ को जाती है, रेड सी वगैरह की तरफ को जाती है, और यहाँ पर जो इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है एरो 3 वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और उसको हवा में ही ख़त्म कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी आशंका जताई जा रही है कि जो पूरा जो वॉर है पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक देश जो लगभग 2000 किलोमीटर दूर इसराइल से वो भी यहाँ पर ऐसा अटैक कर रहा है। तो सोच सकते हैं कि आसपास के जो देश हैं जैसे कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, वहाँ से क्या क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है, और जो यमन है उसने यहाँ पर वॉर डिक्लेयर क्यों किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यमन की जो सिचुएशन है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यमन जो है वो सऊदी अरब और ओमान से लगा हुआ एक देश है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देश अरब दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब देशों में से आता है। और यहाँ पर इसका जो गेटवे है वो रेड सी को जाता है। देखा जाए तो जो रेड सी वाला एरिया है और जो स्वेज नहर उसमें से निकलती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक समुद्री मार्ग है, और इसको जो गेट है वो यमन से होकर गुजरता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होती है अरब स्प्रिंग के नाम से। इसकी शुरुआत तो वैसे ट्यूनीशिया से हुई थी, लेकिन ट्यूनीशिया से बढ़ते बढ़ते ये मिस्र पहुंचा, लीबिया पहुंचा, सीरिया पहुंचा, और इसके बाद यहाँ पर इसकी जो एंट्री है वो यमन में हो गई। और यहाँ पर जो लोग थे वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे कि भाई हमें यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो यमन में जो सरकार थी वो थी सुन्नी मुस्लिम की, और उसको सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरब और यूएई जैसे देश। लेकिन यहाँ के जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो शिया, जो इस्लाम का जो एक सेक्ट है उसको मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो जो शिया थे वो सुन्नी का जो रूल है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर इन शियाओं ने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और यहाँ पर पूरे जो विरोध प्रदर्शन है वो होने लगे। तो इसी में से एक गुट निकल कर आया हूती, जो पहले से तो एक्टिव था, लेकिन यहाँ पर जो इतने ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए तो यहाँ पर ये और ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर पूरा जो यमन है उसमें केओस मच गया, और एक सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई, जहाँ पर एक हूती जो विद्रोही है वो यहाँ पर यमन की सरकार के साथ लड़ रहे थे, और इसी वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हुई, और अभी तक भी वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है। और इसी बीच यहाँ पर जो यमन की जो सरकार है उसको बचाने के लिए सऊदी अरब ने यहाँ पर गठबंधन बनाया यूएई के साथ, तो यहाँ पर इसकी बमबारी शुरू कर दी। यानी कि वो पहले से तो सिविल वॉर में लड़ रहा था, लेकिन आउटसाइडर ने यहाँ पर उसके ऊपर हमला शुरू कर दिया, और इसकी जो बैकिंग है वो यहाँ पर ईरान दे रहा था। दरअसल देखा जाए तो ईरान शियाओं का सबसे बड़ा देश है, और जो हूती थे वो भी शियाई थे। तो यहाँ पर जो उनका बैकबोर्ड थे वो ईरान ने करना शुरू कर दिया।
दिया, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो पैसा हो, ड्रोन्स हो, या फिर दूसरे वेपन्स की टेक्नोलॉजी हो, सारे का सारा देना शुरू कर दिया। और इन्हीं हथियारों की वजह से आज तक भी सऊदी अरब, यूएई अभी तक भी हूथी रेबल्स को हरा ही नहीं पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईरान ने अपने हथियारों से बहुत ज़्यादा मदद की है। अब देखिए यहाँ पर जो इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर हो गया है वो एक ट्रिगर पॉइंट की तरह सामने कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जनता है यमन की, वैसे तो मिडिल ईस्ट की सारी जनता यहाँ पर एंटी वेस्ट है, एंटी इजराइल है, लेकिन यहाँ पर जो यमन की भी जनता है वो भी यहाँ पर ऐसी ही थी। बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगे यहाँ पर यमन में, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो हूथी रेबल्स है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो मिसाइल है वो यहाँ पर इजराइल की तरफ छोड़ दी। वैसे देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी यहाँ पर छोड़ी थी, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की एक नेवी शिप जा रही थी तो उसने यहाँ पर इसको इंटरसेप्ट कर दिया था। लेकिन इस बार जो इंटरसेप्ट किया है वो यहाँ पर इजराइल की खुद की आर्मी ने किया है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ से जो दूसरे मुस्लिम देश है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होगा। क्योंकि देखा जाए तो जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यमन में ही हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर पूरे जो मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम देश है वो सारे के सारे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो एंटी इजराइल हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है कि भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। और कुछ देशों के साथ तो यहाँ पर इजराइल के संबंध भी है, जैसे कि बहरीन के साथ है, मिस्र के साथ है, जॉर्डन के साथ है और यूएई के साथ है। तो इनके ऊपर और ज़्यादा दबाव बढ़ेगा कि भाई यहाँ पर तुमने इनके साथ जो संबंध है वो कैसे इस्टेब्लिश कर लिए जब यहाँ पर फ़लस्तीनियों का मसला अभी तक सुलझा नहीं है। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। और सबसे ख़ास बात ये है कि हमास जो है वो यहाँ पर रॉकेट लॉन्च करता था इजराइल के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा लो टेक्नोलॉजी थी, लेकिन यहाँ पर जो हूथी रेबल्स हैं उनके पास प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल्स, बेहतर ड्रोन्स वगैरह है। यानी कि यहाँ पर जो हूथी रेबल्स है वो हमास से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आग में झुलस रहा है, और ये जो आग है वो लग चुकी है। तो बस एक ट्रिगर चाहिए और ये पूरे जो इलाका है उसमें फैल जाएगी। और यकीन मानिए इसका जो असर है वो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वो ऑयल के मामले में काफ़ी बड़ा एक सुपर हाउस है, एक पावर हाउस है जहाँ पर पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। और वैसे भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया भी बहुत ज़्यादा सप्लाई करता था यूरोप को। तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे होने की वजह से जो पूरी दुनिया की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट के ऊपर और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर इस तरह से वॉर चलती रहेगी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में ये और इसका दायरा बढ़ता रहेगा तो यकीन मानिए तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, और जो महंगाई है वो तो दुनिया को छोड़िए इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यकीन मानिए जो वाइडर कन्फ्लिक्ट निकल कर सामने आ रहा है ये इंडिया के पूरा अपने नहीं है, पूरी तरह से खिलाफ है। तो भारत को यहाँ पर एक पहल करनी चाहिए और यहाँ पर एक मीडिएशन करनी चाहिए इजराइल और हमास के बीच में, ताकि ये जो मसला चल रहा है वो सीज़ फायर पर हो जाए और लड़ाई पूरी तरह से रुक जाए। क्योंकि अगर लड़ाई रुक जाएगी तो यहाँ पर जितना भी जो कन्फ्लिक्ट हो रही है वो भी यहाँ पर कुछ काफ़ी हद तक रुक जाएगा, और ये जो चीज़ है वो भारत के भी फेवर में होगी, क्योंकि भारत की जो इससे सॉफ्ट पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और भारत अपने आप को विश्व गुरु कहने लायक यहाँ पर सामने निकल कर आएगा कि भाई हमारे कहने से यहाँ पर जो दोनों देश हैं वो मान गए हैं कि भाई युद्ध हो गया। लेकिन अभी तक भी भारत ने किसी तरह की पहल करी नहीं है, बल्कि यहाँ पर चाइना, रशिया, टर्की, मिस्र, अमेरिका ये सामने निकल आए कि भाई हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इन दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर करने की। लेकिन अभी तक भी इसराइल का यहाँ पर कुछ मानना नहीं है कि यहाँ पर वो काम कर सकते हैं या नहीं। और ये जो अभी रिसेंटली यमन ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है वो यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सऊदी अरब है और इसराइल है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए इसराइल के बारे में बात करूँ तो इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल कर गया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमास के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ओवरवेल कर दिया था आयरन डोम सिस्टम को, क्योंकि 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट यहाँ पर बरसा दिए थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो आयरन डोम सिस्टम है वो तो फेल होता ही होता, और इसी वजह से यहाँ पर इसराइल को काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर अगर इसी तरह से कई सारे देश अगर मिलकर अटैक करने लग जाएंगे, जैसे कि लेबनान से हिजबुल्ला करने लगे, यमन से यहाँ पर हूथी रेबल्स करने लगे, हमास करने लगे, उधर से सीरिया भी यहाँ पर जुड़ जाए, तो यहाँ पर इसराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। और यहाँ पर जो इसका जो जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरा फेल कर जाएगा जब इतनी सारी इनकमिंग आएगी। तो उस इनकमिंग को निपटने के लिए उतने ज़्यादा जो समय है वो यहाँ पर लगेगा ही नहीं, और यहाँ पर इसराइल को काफ़ी तगड़ा नुकसान हो जाता है अगर ये चारों फ्रंट एक साथ यहाँ पर ओपन हो जाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर अभी छुटपुट देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो छुटपुट है वो बहुत ही बड़े कन्फ्लिक्ट में सामने निकल आए। और इस तरह से अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो सऊदी अरब को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हूथी रेबल्स है उनका निशाना तो इतना परफेक्ट नहीं है कि वो सीधा डायरेक्टली इसराइल के ऊपर अटैक कर सके और इधर उधर ना गिरे, भाई इतना ज़्यादा जो है एक्यूरेट नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर एक आध मिसाइल सऊदी अरब के पास गिर गई, सऊदी अरब के अंदर गिर गई,
तो यहाँ पर और ज़्यादा दिक्कतें आएगी और यहाँ पर सऊदी अरब अपना जो अटैक है वो वापस से यमन में शुरू कर देगा, तो जिससे यमन में ही दिक्कत आएगी। और लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब के भी ऊपर दबाव आ गया कि भाई यहाँ पर छोटे से देश है, हमारी पूरी इकनॉमी बर्बाद हो चुकी है, हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हैं, हम यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक करने की हिम्मत जुटा सकते हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास हथियार है, तुम्हारे पास तेल है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास लोग है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इसी वजह से यहाँ पर जो दबाव है मुस्लिम देशों के ऊपर आएगा, भाई यहाँ पर तुम तेल को जो है सप्लाई करना बंद कर दो, जो वेस्टर्न देश है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यकीनन यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो फ़िलिस्तीन के मामले में एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, सब के सब यहाँ पर फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए कि पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो जाएगी, तेल के दाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ जाएंगे और यहाँ पर पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डूब जाएगी, मंदी में आ जाएगी। तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाला जो मंजर है वो सामने निकल कर आ रहा है। यहाँ पर इससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो हूती रेबेल्स है उन्होंने यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक क्यों किया? तो देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है, लेकिन यहाँ पर इसका जो जवाब है वो यहाँ पर दुनिया भर को मैसेज देने की कोशिश की गई है हूती रेबेल्स के द्वारा कि भाई हम यहाँ पर सिविल वॉर में परेशान हैं, हमारी जो इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, कोई पैसा नहीं है, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इनफैक्ट यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ लोग हैं उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है, यहाँ पर भूखे सो रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो यमन है, जो हूती रेबेल्स है, उन्होंने यहाँ पर एक हमला करके मैसेज देने की कोशिश की है, भाई हम यहाँ पर इतने ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं, हम फिर भी यहाँ पर इजराइल के सामने डट कर खड़े हैं, लेकिन तुम इतने तुम्हारे पास इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, लानत है तुम्हारे ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पर जो यमन है वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में इजराइल के ऊपर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर है, लेकिन इतनी मिसाइल जो है उनकी रेंज इतनी है कि वहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है और ऊपर से वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है जिससे उनको हथियारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो हूती रेबेल्स है वो इतने ज़्यादा हथियार खर्च करना नहीं चाहेंगे इजराइल के ऊपर, और यहाँ पर जो इजराइल है उसने इसके रिस्पॉन्स में अपनी एक वॉरशिप भेजी है रेड सी में। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो वॉरशिप है वो क्या करने वाली है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो वॉरशिप होगी वो यहाँ पर मिसाइल तो बरसाएगी और यहाँ पर यमन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। अब ये वहाँ से बच के आ जाए या ना बच के आ जाए वो तो आगे की बात है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग।